नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में ट्विटर देखा है तो आप चीन के वेरीफाइड और अनवेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किए गए कई चित्रों से वाकिफ़ होंगे। ये तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जून 2020 में गलवान घाटी में जब चीन और भारत के बीच झड़प हुई थी, तब कैसे चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को बंदी बना लिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि ये गलवान की हैं, न ही इनसे ये पता चलता है कि ये कब ली गई। और सबसे बड़ी बात, बंदी बनाए सैनिकों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये भारतीय सैनिक हैं। इनकी वर्दी अलग है, जूते फौजियों वाले नहीं हैं, सैनिकों की राइफलें उस पोजीशन में नहीं जैसी जंग की स्थिति में होती हैं। ध्यान दीजिए, कुछ तथाकथित सैनिकों के बाल पर क्या आपने भारतीय सैनिकों को कभी भी लंबे बाल बढ़ाए देखा है? क्या आपने उन्हें सलवार और लंबी कमीज पहने देखा है? इन तथ्यों से साफ है कि ये तस्वीरें सैनिकों का भेष धरे कलाकारों की हो सकती हैं या किसी और मुल्क के फौजी भी हो सकते हैं। इतना पक्का है कि ये भारतीय सैनिक नहीं हैं। आप शायद जानते होंगे कि चीन में ट्विटर के इस्तेमाल पर सख्त बैन लगा हुआ है, यानी जब चीन में रहने वाले इसे देख ही नहीं सकते और इस पर लिख नहीं सकते तो फिर ये साफ है कि ये पोस्ट बाकी दुनिया और विशेषकर भारतीय ट्विटर यूज़र्स को लक्षित कर इस प्लेटफॉर्म पर डाले गए हैं। अब सवाल ये है कि चीन ने ट्विटर पर यह खेल क्यों किया? वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? इसका उत्तर भी सुन लीजिए। चीन की एक कोशिश भारतीय सेना और नागरिकों का मनोबल गिराने की एक असफल कोशिश है। हमारा पड़ोसी ऐसी हरकतें अपने रणनीति के अनुसार समय समय पर करता रहता है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में भारतीय सेना देश के कई पत्रकारों को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की सैन्य तैयारी दिखाने के लिए पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ले गई थी। इस टूर का मकसद भारतीय पत्रकारों को दिखाना था कि गलवान घाटी के कड़वे अनुभव के बाद भारतीय सुरक्षा नीति निर्धारकों ने चीन से खतरे को लेकर अपनी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रणनीति पर पुनर्विचार कर जरूरी बदलाव के साथ उसे फिर से परिभाषित किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत और चीन के बीच अब अविश्वास की खाई बन गई है, जिसे पाटने में बहुत वक्त लगेगा। वो भी तब जब चीन अपनी तरफ से ऐसे कदम उठाए जिनसे भारत का विश्वास बढ़े कि उसके उत्तरी पड़ोसी की नीयत साफ और भरोसे लायक है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक ज़मीन पर मौजूद हालात को देखते हुए ऐसा तुरंत होगा ये नहीं लगता। इस तथ्य को भी याद रखना चाहिए कि इसी अक्टूबर 10 को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 13वें राउंड की बातचीत बेनतीजा रही और इस बारे में चीन और उसके बाद भारत द्वारा किए गए बयानों की वजह से तल्खी और बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने यह मुनासिब समझा है कि सीमा पर चौकसी हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख यानी पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी सेक्टर में फौज के साथ अत्याधुनिक सैनिक साजो सामान की तैनाती की है। बोफोर्स के अलावा अमेरिका में निर्मित M777 हाउवित्ज़र अल्ट्रा लाइट गन्स को लगाया गया है। ये दोनों 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती हैं। इनके साथ साथ रेडार से नियंत्रित और अपग्रेडेड L-70 एयर डिफेंस गन्स की तैनाती भी की गई है, जो 3.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है और चीन के सशस्त्र UAVs, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकती हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के इंजीनियर अरुणाचल प्रदेश में सी लेवल से 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ी सुरंग बना रहे हैं, जो सैनिकों और सैनिक साजो सामान को हर मौसम में बॉर्डर फ्रंट तक तुरंत ले जाने में बहुत सहायक होगी। पूर्वी लद्दाख की तरह अरुणाचल के ऊंचे इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और यहाँ जिंदा रहने के लिए बहुत फिट होना बहुत आवश्यक है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख में भी जोजिला दर्रे के नीचे पहाड़ों के भीतर भारत एक ऐसी सुरंग का निर्माण कर रहा है जो ठंड के महीनों में भी सेना और ज़रूरी साजो सामान को फ़ौरन फ्रंट तक पहुंचा सकेगी। अभी इस इलाके में ठंड में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें और दर्रे बंद हो जाते हैं और सैनिकों और असलाह को ले जाने में बहुत समय लगता है। चीन ने भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली अपनी सीमाओं पर बड़ी तादाद में सैनिकों और सैनिक साजो सामान का जमावड़ा किया है और वो समय समय पर सैनिक अभ्यास कर भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि जून 2020 के संघर्ष के बाद भारतीय सेना में थल, जल और वायु सेना ने साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन करने की समझबूझ बेहतर की है। आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी सेना मुख्यालय पेंटागन ने हाल ही में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन सीमा पर अपना दावा और मजबूत करने के लिए लगातार ऐसी ज़मीन हथिया रहा है जिस पर उसका हक
नहीं है। ये इलाके दोनों देशों के बीच विवादित हैं। पेंटागन के अनुसार इसी सिलसिले में चीन ने अरुणाचल सीमा के विवादित ज़मीन पर 100 घरों पर का एक गांव बसाकर वहां पर फौजी भी तैनात कर दिए हैं। इस बात से भी सिद्ध हुई जब भारतीय अधिकारियों द्वारा ज़्यादा तहकीकात करने के बाद साफ हुआ कि वास्तव में ये कोई गांव नहीं बल्कि एक फौजी कैंप ही है, जिसमें कई इमारतें सैनिक उपकरणों से लैस हैं। अक्टूबर महीने में चीन की रबर स्टाम्प संसद ने एक कानून पास किया जो भारत के साथ संबंधों को और ख़राब कर सकता है। इस कानून के अनुसार शी जिनपिंग की सरकार को चीन की भौगोलिक एकता और ज़मीन पर स्थित सीमाओं की हिफाजत करने का अधिकार है। चीन की सेना PLA देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठा सकती है, जिनमें ऐसे इलाके में आर्थिक और सामाजिक विकास और सीमांत इलाकों को खोलना शामिल है। चीन की सेना किसी आक्रमण, ज़मीन हड़पने की हरकत और उकसाने जैसी कोशिशों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है। गौरतलब है कि चीन विगत में LAC पर पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में भारत पर एकतरफा कार्रवाई कर लद्दाख, अरुणाचल और डोकलाम में ज़मीन हड़पने और उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगा चुका है। चीन का यह कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। मतलब साफ है, आने वाला साल भारत और चीन के संबंधों में भारी तनाव और संघर्ष की आशंका से भरा हो सकता है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।